हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ। सो गाइस, जितने भी अभी तक मैंने एमसीक्यूज वाले लेक्चर लिए हैं उनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और वो भी हाईलाइटेड आंसर्स के साथ। तो आप वहाँ पे से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहला एमसीक्यू जो आज का है वो है सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। और हमारी जो ऑप्शंस हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड बोथ ए एंड बी। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ी है बायो की, तो सेकंड चैप्टर जो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें टेबल दे रखी है 2.1। तो उसमें पांचों जो हमारे किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक में ये सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पार्ट है। और उसमें क्या बता रखा है कि मोनेरा जो है उसमें सेलुलर लेवल होता है, फिर प्रोटिस्टा जो है उसमें भी सेलुलर लेवल होता है, फिर फंजाई जो है वो सेलुलर ना होके मल्टी सेलुलर होता है, और इसमें लूज टिश्यू वाला लेवल भी हो सकता है। मतलब कि पूरी तरीके से टिश्यू फॉर्म नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत टिश्यू फॉर्म होने लगता है। उसके बाद जो हमारा प्लांटे किंगडम है उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। और लास्ट में आता है हमारा एनिमेलिया, जिसमें हमें तीनों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, टिश्यू भी, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी। तो सिर्फ दो किंगडम ऐसे हैं हमारे जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल सेलुलर पे हो रहता है। सो वो हो गए मोनेरा और प्रोटिस्टा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। क्लियर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कहता है द यूबिक्यूटस प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड एंटीबायोटिक्स आर साइनोबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स या फिर हिटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो चारों टाइप्स दे रखे हैं बैक्टीरिया के, ये चारों ही किंगडम प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड किए गए हैं। क्लियर है। अब हम इन चारों के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कौन सा टाइप जो है वो हमारे क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है। तो पहला है हमारा साइनोबैक्टीरिया। हमें पता है कि साइनोबैक्टीरिया को हम BGA भी बोलते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो जैसे प्लांट्स में हमारा क्लोरोफिल ए होता है, उसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। Now these cyanobacteria often forms blooms in polluted water bodies। तो polluted water bodies में जो blooms बनते हैं, जो काई जैसी दिखती है आपको, जैसे बबलिंग जैसी दिखती है, वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही होती है। Now some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst। अब इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और किस में फिक्स करते हैं? स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं इनके अंदर जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, उनमें। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो नॉस्टॉक ऐसा करता है और दूसरा एनाबेना भी ये काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है। तो इसमें कहीं भी हमें कर्ड या एंटीबायोटिक्स का नाम नहीं आया, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फिर आता है आर्केबैक्टीरिया। अब आर्केबैक्टीरिया जो है दे आर वेरी स्पेशल बैक्टीरिया बिकॉज दे live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, hot springs, marshy areas, etc। तो ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल होते हैं हमारे आर्के बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत ही हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन है, सॉल्टी एरिया है, तो वहाँ पे भी ये सरवाइव कर जाते हैं। और ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, क्योंकि हेलो हम नमक के लिए यूज़ करते हैं। देन कई ऐसे होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स या थर्मो एसिडोफिल्स भी बोल सकते हो आप। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं, यानी कि जो दलदल वाले एरियाज होते हैं उसमें, तो उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो इस तरीके के हार्श क्लाइमेट में, हार्श हैबिटेट्स में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो ऑब्वियसली ये कर्ड या एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं
और जो भी रिलीज एनर्जी होती है उसे एटीपी प्रोडक्शन में काम में लेते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग में ये हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस है। फिर आता है हमारे लास्ट हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया हैं ये, एंड द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, और इनमें से ज्यादातर जो हैं वो डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं हेटेरोट्रॉपिक हमारे जिनका ह्यूमन के काम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एटसेट्रा। क्योंकि जो हमारे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो हमारे कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं हम इनसे। इसके अलावा लेग्यूम रूट जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं ये। लेकिन इनमें से कुछ जो है वो पैथोजेंस भी होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म के एनिमल्स को, पेट्स को, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस भी फैलती हैं हमारी, जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, तो ये सारी डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि विच प्रोकैरियोट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड एंटीबायोटिक्स। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन नॉस्टॉक, एनाबेना, साइनोबैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ non-cyclic photosynthetic electron chain where the initial electron donor is water and oxygen is a byproduct. This is found in cyanobacteria like Oscillatoria and plants. तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन चेन का प्रोसेस है जहां पे इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो वाटर रहता है और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा ऑक्सीजन बनता है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है वो हमारे साइनोबैक्टीरिया में भी मिलता है और हमारे प्लांट्स में भी मिलता है। दूसरी तरफ आता है हमारा एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है ये हमें पर्पल बैक्टीरिया में मिलता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलता है जैसे क्लोरोबियम वगैरह, और जो हमारे नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी मिलता है। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी। जो हमारा नॉस्टॉक और एनाबेना है ये भी साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, और साइनोबैक्टीरिया तो पूरी एक कैटेगरी हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारा ए और बी जो है वो भी साइनोबैक्टीरिया ही है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो आर्के बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया से किस चीज में डिफर करते हैं, अलग होते हैं? First, they have a rigid cell wall. Second, their cell wall lacks peptidoglycan component. Third, they have different types of nutrition. And fourth, they are very ancient. तो देखो जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है यू बैक्टीरिया से, और यही फीचर रिस्पॉन्सिबल रहता है कि वो इतने हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। अब अलग क्या चीज होती है? आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें स्यूडोम्यूरिन होता है उनकी सेल वॉल में, स्यूडोम्यूरिन, और जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। तो ये डिफरेंस होता है, और जो स्यूडोम्यूरिन है यही हेल्प करता है हमारे आर्के बैक्टीरिया को कि वो इतनी हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन गट ऑफ काउ एंड बफेलो एंड प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स आर कॉल्ड एज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि काउ और बफेलो की गट में रहते हैं और जो डंग है हमारे ऐसे एनिमल्स की यानी कि काउ और बफेलो की, उनसे बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, हीलियोफाइट्स या फिर थर्मोएसिडोफाइल। तो देखो मिथेनोजेंस क्या होते हैं? मिथेनोजेंस आर दोज बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हमें हमारे पहले ऑप्शन में ही मिल गया, दैट इज मिथेनोजेंस। लेकिन फिर भी मैं बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेलोफाइल्स अभी हमने देखा ही, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव करते हैं वो होते हैं हमारे हेलोफाइल्स।
फिर आते हैं हमारे हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स को हम सन स्ट्रोक प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं जहाँ एक्सटेंसिव सन एक्सपोजर होता है वहां पे ग्रो कर पाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी में भी। फिर आते हैं हमारे थर्मो एसिडोफाइट्स, जो कि हमने देख ही लिया कि हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो करते। क्लियर है। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये जो मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, ये किस टाइप के बैक्टीरिया हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंजाई इम्परफेक्टाई इज कॉल्ड टू। तो फंजाई इम्परफेक्टाई इनमें से किसका नाम है? मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, या फिर मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो जो हमारे मेंबर्स होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, उनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई। अब क्यों बोला जाता है? बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। क्योंकि ऐसे फंगस जिनकी हमें सिर्फ एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेजेस पता है, उन्हें हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं, और जैसे ही उनकी सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर होती है, उन्हें हम या तो बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज वाली कैटेगरी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जितने भी हमारे फंगस हैं जिनकी सिर्फ एसेक्सुअल फेज पता है हमें, उनको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं, और इसीलिए हम उनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। क्लियर है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organism have an infectious spore-like stage in their life cycle? Amoebid protozoan, flagellated protozoan, ciliated protozoan या फिर sporozoan। तो ये चारों जो है वो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा के भी प्रोटोजोन्स वाली कैटेगरी में। तो इनमें से जो हमारे स्पोरोजोन्स हैं, इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है उनकी लाइफ साइकिल, और इनमें से सबसे ज्यादा नोटोरियस एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का, जो कि मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरिया कॉज करता है, और ये ऐसी डिजीज है जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज स्पोरोजोन्स। ये चीज आप लोगों की साफ साफ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज mushrooms, bracket fungi और puff balls are present in एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। तो ये बहुत, जो आपका बेसिडियोमाइसिटीज वाला पार्ट है उसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी हुई है कि सबसे ज्यादा मिलने वाली फॉर्म्स जो है बेसिडियोमाइसिटीज की, वो ये तीनों है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। Now they grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites. Example, rusts and smuts. तो ये जो हमारे बेसिडियोमाइसिटीज हैं ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लकड़ियों पे ग्रो करते हैं, और जो हमारे ट्री के स्टम्प्स होते हैं, यानी कि जो ठूंठ रह जाते हैं हमारे पेड़ों के, उन पे भी ग्रो करते हैं। इसके अलावा जो लिविंग प्लांट बॉडीज हैं उसमें ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं जो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, रस्ट और स्मट्स। क्लियर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायरस लाइक नेकेड पैथोजेनिक पार्टिकल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए फिलामेंट विदाउट अ प्रोटीन कवरिंग इज नोन एज। तो इसमें पूछा गया है कि एक पैथोजेनिक पार्टिकल होता है जो कि वायरस की तरह दिखता है, लेकिन ये नेकेड होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए फिलामेंट होता है और प्रोटीन कवरिंग नहीं होती है। तो हमें पता है कि ऐसा सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है जिसको हम वायरॉइड बोलते हैं। सो वायरॉइड जो है उन्हें 1971 में टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवर किया था, एक नया इन्फेक्शियस एजेंट की तरह, और ये इन्फेक्शियस एजेंट जो था ये वायरसेस से छोटा होता था और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा था। अब ऐसा पता लगाया गया था कि इसमें एक फ्री आरएनए भी प्रेजेंट है, और इसमें जो प्रोटीन कोट है वो प्रेजेंट नहीं है जो कि वायरसेस में मिलता है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया वायरॉइड, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट नहीं है। और जो वायरॉइड का आरएनए होता है वो बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट का होता। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, वायरॉइड विच कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये जो हमारे तीनों ऑप्शन है, मम्स, पोलियोमा और टीएमवी, ये सब वायरस की कैटेगरी में आता है, वायरॉइड की कैटेगरी में नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पार्ट दे रखा है वो यही है, विदाउट अ प्रोटीन कवरिंग। तो प्रोटीन कवरिंग जिसमें नहीं होती उसको हम वायरॉइड ही बोलते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कैप्सिड इज। अब कैप्सिड क्या होता है, जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड जो है वो छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना होता है और इन सब यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। और ये काम क्या होता है इस कैप्सिड का, जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारे वायरस का उसको प्रोटेक्शन देता है। और ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये हेलिकल तरीके से भी अरेंज रह सकती हैं या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी अरेंज्ड रह सकती है। क्लियर? तो कैप्सिड क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन कवर ऑफ वायरस? हाँ। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया? नहीं। हाउस कीपिंग जीनोम ऑफ बैक्टीरिया? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया का तो ये कुछ है ही नहीं। कैप्सिड जो है वो वायरस से बिलोंग करता है और वायरस का ये प्रोटीन कवर होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। अच्छा, यहाँ पे हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है हाउस कीपिंग जीनोम। तो हाउस कीपिंग जीन्स या हाउस कीपिंग जीनोम्स क्या होती हैं? ऐसी जीन्स होती हैं जो कि हमारे बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं, उनको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कहता है इन म्यूकर asexual reproduction takes place by non-motile sperms named as conidia, zoospores, aplanospores या none of the above। तो देखो फाइकोमाइसिटीज की कैटेगरी में आता है म्यूकर, और जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज के वो हमें एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं और डीकेइंग वुड पे भी मिल सकते हैं, जो वुड जो लकड़ी गल रही हो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में वहां पे। इसके अलावा प्लांट्स में पैरासाइट्स की तरह भी मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स। अब जो माइसीलियम होता है इनका वो कैसा होता है, एसेप्टेट होता है और सीनोसिटिक होता है। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, या तो जूस्पोर्स के थ्रू हो सकता है या फिर एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। और ये स्पोर्स जो है वो एंडोजिनसली बनते हैं स्पोरेंजियम में। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो हमारे फाइकोमाइसिटीज के वो हैं, पहला तो म्यूकर हो ही गया, दूसरा है हमारा राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, और तीसरा है हमारा एल्ब्यूगो जो कि मस्टर्ड के ऊपर एक पैरासिटिक फंजाई के तौर पे हमें मिलता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो गया, जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स, लेकिन यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पर्म्स की बात की है। तो नॉन मोटाइल हमारे एप्लेनोस्पोर्स होते हैं, जबकि जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बैक्टीरिया द साइट फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इज फाउंड इन। तो देखो जो बैक्टीरिया होता है उसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी की जो साइट है वो हमें मीजोजोम्स में मिलती है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो एक भी ऑप्शन हमारा मीजोजोम नहीं है, एपिजोम, माइक्रोजोम, राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन है। तो ये थोड़ा सा घुमा के दिया गया है क्वेश्चन। मीजोजोम्स जो है वो होते क्या है, दे आर फोल्डेड इन वैजिनेशंस इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे बैक्टीरिया की उसमें फोल्डेड इन वैजिनेशंस जो हमें मिलते हैं वो मीजोजोम्स ही होते हैं। एंड दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। तो फोल्डिंग की वजह से क्या है, जो सर्फेस एरिया है रेस्पिरेशन के लिए वो बढ़ जाता है और इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इसमें सेल मेम्ब्रेन वाला जो ऑप्शन है उसे करेक्ट मानेंगे, क्योंकि मीजोजोम्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ही इन्वेजिनेशंस होते हैं। जो बाकी हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी हम देख लेते हैं। एपिसोम क्या होता है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन एग्जिस्ट एंड रेप्लिकेट ईदर ऑटोनॉमसली इन द साइटोप्लाज्म और एज पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम एंड इट इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया। तो ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि साइटोप्लाज्म में खुद से ही रेप्लिकेट करता है या फिर क्रोमोसोम के पार्ट की तरह भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये तो रेस्पिरेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। फिर आता है हमारा माइक्रोसोम। माइक्रोसोम्स जो होते हैं वो हेटेरोजेनस वेसिकल लाइक आर्टिफैक्ट्स होते हैं विच आर रीफॉर्म्ड फ्रॉम पीसेस ऑफ ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन यूकैरियोटिक सेल्स आर ब्रोकन अप इन द लेबोरेटरी। तो यूकैरियोटिक सेल्स को जब हम लेबोरेटरी में तोड़ते हैं तो ईआर के पीसेस से मिलके ये माइक्रोसोम बनता है। माइक्रोसोम जो है वो हेल्दी लिविंग सेल्स में हमें नहीं मिलता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और राइबोसोम तो हमें पता ही है क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो इनमें से हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला है हमारा मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये हमने अभी देखा ही था, तो ये करेक्ट हो गया। Then a large number of antibiotics are produced by actinomycetes which is a class of fungi। तो देखो ये चीज यहाँ तक तो करेक्ट है, एक्टिनोमाइसिटीज तक, कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एक्टिनोमाइसिटीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो एक्टिनोमाइसिटीज है
ये फंजाई की क्लास नहीं है। एक्टिनोमाइसीटीज आर ग्राम पॉजिटिव माइसीलियल बैक्टीरिया known to produce a wide variety of industrially and medically relevant compounds such as antibiotics, chemotherapeutics, fungicides, herbicides, immunosuppressants, etc. तो एक्टिनोमाइसीटीज जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन ये फंजाई की क्लास ना होके बैक्टीरिया की क्लास है और वो भी ग्राम पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक अप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो ये एकदम करेक्ट है। फिर लास्ट हमारा स्टेटमेंट जो है वो है आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ये भी मैंने बताया था कि आर्के बैक्टीरिया जो है उनमें स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है जो कि उनकी हेल्प करता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सके। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? बी वाला। ओके, देन next question is plasmodium stage in slime molds represents naked multinucleated somatic cell without cell membrane, is aggregation of sex cells during unfavorable condition, may grow and spread over several feet and more than one option is correct। तो जो प्लाज्मोडियम है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो पहली बात तो सुटेबल कंडीशंस के अंदर बनता है ये प्लाज्मोडियम। तो अनफेवरेबल कंडीशन वाला जो पॉइंट है हमारा सेकंड वाला, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो ये कुछ फीट तक ग्रो कर सकता है। Then during unfavorable condition, the plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tips। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम करता क्या है? कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है जिसकी टिप के ऊपर स्पोर्स बने हुए रहते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। तो ये जो है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं इसके स्पोर्स और काफ़ी समय तक जिंदा रह सकते हैं अगर एडवर्स कंडीशन हुई तब भी। और जो स्पोर्स हैं उन्हें एयर करंट्स डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी सोमैटिक सेल का जिक्र नहीं हुआ है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी, यानी कि जो प्लाज्मोडियम स्टेज है स्लाइम मोल्ड्स की वो कुछ फीट तक ग्रो और स्प्रेड कर सकती। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यीस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा बट इन किंगडम फंजाई बिकॉज। अब यीस्ट जो है उसे किंगडम प्रोटिस्टा में ऐड करने की बजाय हमने फंजाई में ऐड किया है। तो ऐसा क्यों किया है हमने? पहला, it has no chlorophyll. Second, some fungal hyphae grow in such a way that they give the appearance of pseudomycelium. Third, it has eukaryotic organization. Fourth, cell wall is made up of cellulose and reserve food material is starch. तो अगर इसका यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो हम इसको किंगडम प्रोटिस्टा में ही डाल देते ना, फंजाई में डालने की क्या जरूरत थी? तो ये गलत हो गया। क्लोरोफिल नहीं होता ये सही बात है, लेकिन इस वजह से हमने ऐसा नहीं किया कि इसको फंजाई में डाल दिया प्रोटिस्टा की बजाय। और चौथा जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये गलत है। जो सेल वॉल होती है यीस्ट की वो काइटिन की बनी हुई होती है और इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो होता है ग्लाइकोजन। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि यीस्ट में कुछ ऐसे हाइफे होते हैं जो कि इस तरीके से ग्रो करते हैं जो स्यूडोमाइसीलियम का अपीयरेंस देते हैं। इस वजह से हमने इसको फंजाई में डाला है प्रोटिस्टा की वजह, क्योंकि फंजाई में भी हमारे माइसीलियम स्यूडोमाइसीलियम होते हैं इसलिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लियर हो गई ये चीज? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वायरॉइड्स। तो ऑलरेडी मैं वायरॉइड्स के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। They have a protein coat, they are larger than virus, they do not cause infection and their RNA is of low molecular weight. Okay, so 16 क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Then next question is which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इनमें से एक में होने चाहिए, या तो बैसिलस या स्यूडोमोनास या माइकोप्लाज्मा या नॉस्टॉक। तो देखो बहुत ही इजी है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नाम सुनते ही हमारे मन में सिर्फ एक ही नाम आता है जो कि है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा होता क्या है? इट इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक अ सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड सेल वॉल नहीं होती है इनमें। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, ये करेक्ट है। दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक्स देम नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स
दैट टारगेट दी सेल वॉल सिंथेसिस। तो ऐसे एंटीबायोटिक जो कि हमारे सेल वॉल सिंथेसिस को टारगेट करते हैं, उनसे माइकोप्लाज्मा जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती ही नहीं है। नाउ दे कैन बी पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। तो ये पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स पे ये पैरासाइट के तौर पे हमें मिल सकते हैं। Now, several species of mycoplasma are pathogenic in humans, like M. pneumoniae, which is an important cause of pneumonia and other respiratory disorder, as well as M. genitalium, which is believed to be involved in pelvic inflammatory disease. So, इनमें से कुछ strains जो है माइकोप्लाज्मा की वो ह्यूमन बींग्स के लिए पैथोजेनिक हो सकती हैं, जैसे कि एक तो हो गई हमारी M. pneumoniae जो कि हमारे न्यूमोनिया कॉज करती है, और दूसरी तरफ होती है हमारी M. genitalium जो कि हमारी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज कर सकती है। अब माइकोप्लाज्मा की जो स्पीशीज होती हैं वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर की गई हैं, और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो हमारे चारों कैरेक्टरिस्टिक जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उसको सिर्फ माइकोप्लाज्मा ही फुलफिल कर रहा है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल है, पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, और ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है? नाउ next question is chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime molds are included in which kingdom? Animalia, Monera, Protista या fungi? तो ये fact based question है क्योंकि ये चारों जो हैं वो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हमारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। ओके, मोनेरा जो है वो एक इकलौता किंगडम है जो कि प्रोकैरियोट्स का है। बाकी सारे किंगडम्स में यूकैरियोट्स हैं, लेकिन प्रोटिस्टा इसलिए अलग है क्योंकि इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स मिलते हैं, और ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली इन न्यूरोस्पोरा, ऑल्टरनेरिया, एगैरिकस या फिर सेकेरोमाइसिस। तो देखो बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम एंड इट प्रोड्यूस 4 स्पोर्स एक्सोजीनसली। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो है यानी कि मशरूम्स वाली कैटेगरी जो है, उसमें कैरियोगैमी और मियोसिस होता है बेसिडियम के अंदर, और इसकी वजह से हमारे 4 स्पोर्स बनते हैं, और वो भी बाहर की तरफ यानी कि एक्सोजीनसली। एंड दीज स्पोर्स आर नोन एज ऑब्वियसली बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियम में बन रहे हैं तो इनका नाम हो जाएगा बेसिडियोस्पोर्स, और इसका एग्जाम्पल है एगैरिकस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा एगैरिकस। अब बाकी जो 3 है हमारे न्यूरोस्पोरा, ऑल्टरनेरिया और सेकेरोमाइसिस, इनमें जो स्पोर्स हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनसली नहीं, इसलिए ये तीनों हमारे करेक्ट आंसर में नहीं आए। ओके, अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पता करना है। पहला है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी और BGA, तो ये करेक्ट है एकदम। गोल्डन एल्गे आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिथ्स, ये भी करेक्ट है, ये आपके NCERT में आपको लाइन मिल जाएगी। देन यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, तो ये गलत है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। देन फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये एकदम करेक्ट है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं फाइकोमाइसिटीज वाले पॉइंट को। तो फाइकोमाइसिटीज जो है उनको हम एल्गल फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो एल्गे से काफी मिलती जुलती है, और इसके अलावा ये थैलॉइड फॉर्म भी शो करते हैं और एक्वेटिक होते हैं। अब थैलॉइड क्या होता है, थैलॉइड जो है वो थैलस का ही एडजेक्टिव वर्ड है, एंड थैलस इज a green shoot or twig having undifferentiated vegetative tissue of some organism like algae, fungi, lichens and some liverworts। तो थैलस जो है वो ग्रीन शूट या फिर ट्विग यानी कि टहनी जो है वो हो सकती है जिसका वेजिटेटिव टिश्यू जो है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। क्लियर? सो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इन चारों में से वो हो जाएगा सी, यानी कि यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, क्योंकि यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया होते। ओके, सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ेंगे, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है जिसमें से काफी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर की PDF जो है हाईलाइटेड आंसर्स के साथ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो।
सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।